नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। आज जो अपने अध्ययन का जो सब्जेक्ट है वह है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, ये इसका पहला अध्याय है, पाठ प्रथम। क्लियर बच्चों? जर्मनी यूरोप में महाद्वीप में स्थित है और यहाँ के जो प्रमुख, आपने सुना होगा हिटलर के बारे में, हर किसी को बोलते हैं हिटलर। हिटलर जर्मनी का शासक था और वह हिटलर बाद में शासक बना। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के लौह पुरुष पटेल साहब, सरदार पटेल लौह पुरुष, इनको इसीलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था। ठीक इसी प्रकार ये लौह पुरुष की जो बात है ये कहां से निकली? ये निकली जर्मनी से। जर्मनी के जो बिस्मार्क हैं, इन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। और इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसीलिए इनकी जो लौह रक्त की नीति के कारण इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनको भी बिस्मार्क ने लौह रक्त की नीति अपनाई और जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक इसी प्रकार सरदार पटेल जी ने भारत की जो 562 रियासतें थी उनको मिलाकर भारत का संगठन बनाया, इसलिए भारत के लौह पुरुष उनको कहा जाता है। एक और ध्यान देने योग्य बात, ये और पढ़ाऊंगा आगे मैं, उससे पहले एक और बात बता दूं। राजस्थान के लौह पुरुष, क्वेश्चन अक्सर जीके में आता है कि राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास राठी। राठी को राजस्थान के लौह पुरुष कहा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार आपके सामने मैंने लौह पुरुष की जो पूरी हिस्ट्री थी वो बता दी मैंने कि लौह पुरुष कहाँ से निकले और राजस्थान के लौह पुरुष और भारत के लौह पुरुष आदि कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और फ्रांस के नजदीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि, अठारहवीं सदी के अंत में जर्मनी 300 से अधिक छोटी छोटी रियासतों में बटा था। यानी कितनी रियासतें थी? 300। और भारत में 1947 में 562, यानी जर्मनी 300 छोटी छोटी रियासतों में बटा था। यद्यपि नेपोल ने जर्मनी को शक्ति को नष्ट करना चाहा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ बनाकर जर्मनी के राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने इन 300 को हटाकर 39 राज्य बना दिए, यानी उल्टा जर्मनी का एकीकरण कर दिया। यानी नेपोलियन तो चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण ही ना हो, उनको अलग अलग ही रहने दिया जाए, किंतु नेपोलियन ने इनडायरेक्टली जर्मनी का एकीकरण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में एकता की भावना उत्पन्न हुई। वस्तुतः नेपोलियन के कार्य द्वारा जर्मनी के राज्यों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। वियना कांग्रेस ने 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ बनाया। ऑस्ट्रिया का सम्राट इस परिसंघ का अध्यक्ष बना। इस परिसंघ की एक राष्ट्रीय सभा या डायट बनाई गई, जिसने जर्मनी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यद्यपि इस राष्ट्र सभा को बहुत से अधिकार दिए गए, किंतु इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव रहा। यानी इन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव रहा। ऑस्ट्रिया और प्रसा की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण यहाँ कई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी के विभिन्न राज्य अपने अधिकारों में कमी करने देना नहीं चाहते थे। वस्तुतः 1815 से 1850 तक जर्मनी में ऑस्ट्रिया की ही प्रधानता रही, यानी ऑस्ट्रिया ही वहां का सर्वेसर्वा बना रहा। 1815 से 62
तक जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई। अतः इस अवधि में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की अत्यंत ही मंद गति से बढ़ा। 1862 में बिस्मार्क चांसलर बना। एक और बात बच्चों याद रखना, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ, यानी प्रशा ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री बना बिस्मार्क। क्लियर? ये बात आप मुख्य रूप से, मोटे रूप से इसको याद रखनी है। क्लियर? चांसलर बना। इसके कुशल नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण के मार्ग की और बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ा। एकीकरण के मार्ग पर तीव्र गति से बढ़ा। उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी इसने पूरे जर्मनी का एकीकरण कर दिया। अतः जर्मनी के एकीकरण के अध्ययन से हमें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी जर्मनी के एकीकरण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम तो बिस्मार्क से पहले, जबकि जर्मनी का एकीकरण बहुत बड़ी मंद गति से रहा। द्वितीय बिस्मार्क के चांसलर बनने के बाद जब एकीकरण की गति तीव्र हो गई, यानी दो भागों में एकीकरण को बांटा है। पहला बिस्मार्क के पहले जो मंद गति से था, और दूसरा बिस्मार्क से जो तेजी से एकीकरण की ओर बढ़ा। बिस्मार्क के एकीकरण की से पूर्व मंद गति, यानी बिस्मार्क के पहले किस प्रकार एकीकरण हुआ, उसकी मंद गति को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी में राष्ट्रीयता और उदारवाद की विचारधाराएं फैल रही थी, किंतु उसकी गति अत्यंत ही मंद थी। प्रोफेसर लिप्सन ने इस मंद गति के निम्न कारण बताए। पहला, मानसिक थकान। नेपोलियन के युद्धों के कारण जर्मनी की जनता और सैनिक शक्ति स्थापना के इच्छुक थे, क्योंकि दीर्घकालीन युद्धों के कारण सैनिकों और जनता ने केवल शारीरिक थकान महसूस कर रही थी, बल्कि मानसिक थकान भी अनुभव कर रही थी। मानसिक थकान तो दूर करने के लिए वे विश्राम चाहते थे। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा की गति नहीं चल पड़ी, गति विकसित नहीं हो सकी। दूसरी, सुधारवादियों में मतभेद, यानी वहां पे जो सुधारवादी है उनमें भी मतभेद था। जर्मनी में जो भी सुधारवादी थे उनमें मैत्तक्य का अभाव था, यानी विचारों का एक रूपता नहीं थी उनमें। वे जर्मनी के सुधारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते, किंतु कार्यक्रम के संबंध में एक मत नहीं होते, यानी योजना बनाते परंतु एक साथ नहीं होते। कुछ सुधारवादी दल ऑस्ट्रिया के परंपरागत गौरव की अवहेलना करना ही नहीं चाहते थे, यानी कुछ तो जर्मन ये चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया के जो अधिकार हैं उनकी अवहेलना नहीं करेंगे और उसके गौरव को बनाए रखेंगे। कुछ तो प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी को शक्ति संगठित करना चाहते थे। कुछ सुधारवादी जर्मनी के सभी राज्यों को हटाकर एक गणराज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। इसके अतिरिक्त जर्मनी के राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अनुभव का अभाव था, यानी वहां के जो नेता थे उनमें भी अनुभव का अभाव था। जर्मनी की जनता में भी समान रूप से राष्ट्रीय जागृति विकसित नहीं हो पाई थी, इसलिए जर्मनी की संपूर्ण जनता संयुक्त जर्मनी की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करना चाहती थी, यानी उनको लग ही नहीं रहा था कि हम एकीकरण होना चाहिए, अनुभव ही नहीं था उनके पास। केवल शिक्षित वर्ग और उच्च वर्ग के लोग ही राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान थी। जर्मनी के विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापते थे, यानी सबके अलग अलग स्वार्थ थे और अपनी अपनी बातें ही करते थे। कोई एकीकरण के बारे में नहीं सोचता था, बस पढ़ा लिखा वर्ग और जो उच्च वर्ग है वही एकीकरण की बात कर रहा था। कुछ राज्य प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण के पक्ष में थे और कुछ सामंतवादी विचारों के प्रबल पोषक थे। जर्मनी की आंतरिक समस्या विकट थी। कुछ राजनीतिक दल फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे तो कुछ क्रांतिकारी विचारों के गौड़ शत्रु थे, यानी कुछ ट्रेडिशनल थे तो कुछ नवीन विचारधारा के थे। कुछ फ्रांस की क्रांति के समान एकीकरण चाहते थे तो कुछ नहीं चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाली बातें हो रही थी। इन स्थितियों के कारण जर्मनी में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना अत्यंत ही मंद रहा। तीसरा, प्रतिक्रियावादी नीति, यानी कोई भी कार्य करेंगे तो उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते। वियना कांग्रेस के निर्णय द्वारा जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। अतः मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, नवीन विचारधारा को कुचलने का निश्चय किया, यानी जो अगर जर्मनी में नवीन विचारधारा फैली तो मेटरनिक, जो वियना कांग्रेस का प्रमुख सर्वेसर्वा था, उसने संपूर्ण जर्मनी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अतः अगर कोई भी विद्रोह होता या नई बात आती तो वह उसे हटा देता, उसे कुचलने का निश्चय कर लिया था। उसने जर्मनी को पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए गौर प्रतिक्रियावादी नीति का अवलंबन किया। उसने कार्लसबाद के आदर्शों के द्वारा जर्मनी को पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी व्यवस्था स्थापित कर दी। इन आदेशों के अनुसार प्रत्येक राज्य के शासक को एक विशेष प्रतिनिधि प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाता।
जो इस बात का ध्यान रखता है कि वहाँ की सरकार की इच्छा अनुसार कोई कार्य संपादन तो नहीं हो रहा था। यानी विश्वविद्यालय में एक सरकार का आदमी होता है जो ये देखता है कि कहीं हमारे विरोध में कार्य तो नहीं कर रहे हैं। वहाँ के शिक्षक और छात्रों पर कठोर निगाहें रखी जाती थी। उदार एवं राष्ट्रीय विचारों के शिक्षकों को हटा देने की व्यवस्था थी। यानी कोई उदार और एकीकरण की बात करते कोई टीचर तो उनको उनके पद से हटा दिए जाते थे और बर्खास्त कर दिए जाते थे। गुप्त समितियों और समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। यानी कोई भी विचार समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं फैला सकता था, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त एक जांच आयोग स्थापित किया गया जो क्रांतिकारी समितियों को पता लगाता। प्रशा भी इस काम में मेटरनिख की नीतियों का समर्थक बना रहा। यानी जर्मनी वासी भी यही चाहते थे कि ऐसे ही काम हो। जर्मनी के छोटे छोटे राज्य भी मेटरनिख की इच्छा अनुसार शासन चलाते थे। यानी जो छोटे छोटे राज्य थे मेटरनिख का पूरा कहना मानते, एक अच्छे बच्चों की तरह। 1848 तक मेटरनिख के प्रभाव के कारण जर्मनी के प्रगतिशील विचारों का विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला। फ्रांस की 1830 की क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी की कुछ रियासतों में क्रांतिकारी प्रसार हुआ, किंतु ऑस्ट्रिया और प्रसा और रूस के सम्मिलित प्रयासों से क्रांतिकारियों को कुचलने पुनः प्रतिक्रियावादी सत्ता स्थापित कर दी गई। अतः 1833 से 1847 तक जर्मनी में कोई सुधारवादी आंदोलन नहीं हुआ। यानी उन पर एक तरह से शिकंजा रखा। जैसे नाना फडणवीस ने माधवराव द्वितीय पर पूरा को पूरा शिकंजा रखा, न तो उसे किसी प्रकार की शिक्षा दी, न उसके लिए कोई व्यवस्था की, बस उसे अपने नियंत्रण में रखा। अगर वह किसी से अगर बाजीराव द्वितीय से बात भी कर ली तो उसे इतना फटकारा उसने आत्महत्या कर ली। वही कहानी इस तरह यहाँ पर हो रही थी। यानी उसके जो प्रतिक्रियावादी नीति जो मेटरनिख ने लगा रखी थी, उन्होंने इस प्रकार से उन पर दबाव डाला कि कोई भी राष्ट्र उनके विरोध में कार्य नहीं करता था, और करता तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता। और मेटरनिख की डर से ही वह लोग मेटरनिख के अनुसार ही कार्य कर रहे थे। ऑस्ट्रिया और प्रसा का द्वेष। अब द्वेष तो हो गई। ऑस्ट्रिया और प्रसा में पारस्परिक द्वेष भी था। इन दोनों के में पारस्परिक द्वेष की इस बात को लेकर था कि जर्मनी का नेतृत्व किसके हाथ में रहे। ऑस्ट्रिया जर्मनी का नेतृत्व इसलिए करना चाहता था कि जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल दिया जा सके, क्योंकि उसे भय था कि यदि जर्मनी राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधार पर एक हो गया तो यह महामारी ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में फैल जाएगी। यानी ऑस्ट्रिया उससे डरा हुआ था, अगर ये एक हो गए तो यह राष्ट्रीयता की महामारी हमारे देश में भी फैल जाएगी। इसीलिए मेटरनिख चाहता कि जर्मनी को इतना कमजोर रखा जाए कि वहां उदारवादी की विचारधारा उत्पन्न ही न हो। यह भी संभव था जबकि जर्मनी के राज्यों को विभाजित रखा जाए। अतः मेटरनिख का यही प्रयत्न रहा कि जर्मनी के विभिन्न राज्य विभाजित रहे। इसके विपरीत प्रशा चाहता था कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधार पर जर्मनी का संगठन किया जाए। इस संगठित जर्मनी का नेतृत्व प्रशा ने किया। यानी मेटरनिख ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि जर्मनी के राष्ट्रों को एक होने ही नहीं दिया। ठीक आप अगर इसको समझेंगे कि बिस्मार्क ने 29 वर्षों तक फ्रांस की किसी से मित्रता होने ही नहीं दी, क्योंकि सबसे गुप्त संधियां कर रखी थी, और फ्रांस 29 वर्षों तक एकाकी रहा। और वह अपने एकाकी को जिस दिन दूर किया उसने, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक उसी प्रकार मेटरनिख जब तक जिंदा था जर्मनी के राज्य को विभाजित रखा, उनमें उदारवादी विचारों का प्रचार नहीं होने दिया। और जैसे मेटरनिख गया और जर्मनी फिर एक होने के लिए तैयार हो गया। प्रशा के नेतृत्व में यह एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और उसका जो नेतृत्व किया था वो वहाँ के लौह पुरुष थे जिन्होंने लौह रक्त की नीति अपनाई। उसका नाम था बिस्मार्क। एकीकरण की विचारधारा के प्रसार के कारण, यानी अब एकीकरण की जो विचारधारा का फैलाव हुआ उसके क्या कारण थे उनको पढ़ेंगे। उपयुक्त कारणों से जर्मनी के एकीकरण की गति धीमी रही, किंतु इस समय कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास भी हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रगतिशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रीयता और एकीकरण की विचारधारा के प्रसार में निम्न कारण रहे। पहला है बौद्धिक जागृति, यानी वहां के लोगों में बौद्धिक जागृति आई और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जर्मनी के इतिहासकारों और लेखकों ने जर्मनी की राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया, यानी लोगों को इन बुद्धिवादी लोगों ने जगाया। जर्मन के कवियों, दार्शनिकों, इतिहासकारों ने जर्मनी के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डालकर राष्ट्रीय एकता की भावना को गति प्रदान की। फिक्टे ने एड्रेसेज टू द जर्मन पीपुल के द्वारा जर्मन जाति के प्रभावित किया। हीगल ने शक्ति पर आधारित राज्य पर अपने विचार प्रकट किए। डालमेन, राके, बोमर आदि इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास की छानबीन करके जर्मनी इतिहास के नए रूप में प्रस्तुत किया। हेनरिक हाइन ने व अर्नेटेड जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता की गीत गाकर जनता में जोश भरा। बर्लिन बॉन, लिप्जिग
तथा अन्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जागृति के केंद्र बन गए। इससे जर्मन जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को नई प्रेरणा प्रदान हुई। यानी वहाँ के जो इतिहासकार हैं, दार्शनिक है, कवि हैं, उन्होंने लोगों को जगाया और जर्मनी के इतिहास का गौरव को उन्हें ज्ञान कराया। अतः लोगों में उन्होंने राष्ट्रीय भावना भर दी। इसका ये बौद्धिक प्रभाव पड़ा और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग की ओर यह प्रेरित हुए। अगला है आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। जर्मन के सभी राज्यों की चुंगी चौकियां अलग अलग थी। यानी जर्मनी के जो राज्य थे, मान लेना, समझा रहा हूं, 39 राज्य, इनकी सबकी चौकियां अलग अलग थी। इस प्रकार सबकी चौकियां अलग अलग थी और उन्हें जगह जगह चुंगी देनी पड़ती थी। यानी इन राज्यों को आपस में ही चुंगी इनसे ली जाती थी एक दूसरे के द्वारा। इससे वाणिज्य और व्यापार में बड़ी असुविधा होती थी, क्योंकि हर जगह चेकिंग होती थी माल की कि क्या ले जा रहे हो, क्या ला रहे हो, आप इतना टैक्स दो। तो इनसे उनको व्यापारिक असुविधाएं होती थी। यद्यपि प्रशा ने 1819 में श्वेसबर्ग के छोटे से राज्य में सीमा संबंधी शुल्क संबंधी संधि की थी तथा ऐसी ही संधियां अन्य राज्यों को करने के लिए प्रोत्साहित किया, किंतु अनेक पारस्परिक मतभेद के कारण 1834 में पूर्व प्रशा का कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके मतभेद समाप्त हो गए। 1834 में 18 जर्मन राज्यों ने मिलकर जोलवरीन नामक एक आर्थिक संगठन की स्थापना की। जोलवरीन नामक एक संस्था का गठन किया। यह आर्थिक संघ भी प्रशा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। इस संघ में सम्मिलित होने वाले राज्य ने यह निश्चित किया कि संघ के सदस्य माल का स्वतंत्र व्यापार करेंगे और एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लगाएंगे। 1850 तक संपूर्ण जर्मनी के राज्य इस आर्थिक संघ में सम्मिलित हो गए। आरंभ में मेटरनिख ने इस संघ के परिणामों को नहीं समझ पाया। यानी मेटरनिख इनके परिणाम को नहीं समझ पाया कि ये जो राज्य है संघ के सदस्य होकर आपस में चुंगी नहीं ले रहे, ये एक तरह से एकीकरण कर रहे थे, किंतु मेटरनिख इनको समझ नहीं पाया। किंतु जब उसे इस बात का आभास होने लगा कि वह आर्थिक सहयोग से जर्मनी की एकता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तब उसने इस आर्थिक संघ का विरोध किया, किंतु कोई सफलता नहीं मिली, क्यों? जब तक चिड़िया खेत चुग गई थी। जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में जोलवरीन की स्थापना महत्वपूर्ण कदम था। आर्थिक दृष्टि से जर्मनी एक हो गया। अब एक राज्य के लोग एक दूसरे के राज्य में आने जाने लगे। देशभक्तों के विचारों का आदान प्रदान और में राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिला। जोलवरीन की स्थापना से अब प्रशा जर्मनी राज्यों का नेता बन गया। प्रसिद्ध विद्वान फाइफ ने लिखा है कि इस संघ का यद्यपि किसी प्रकार का राजनीतिक रूप नहीं किया गया, किंतु परस्पर आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इसमें राजनीतिक एकता का बीजारोपण हो चुका था। इस प्रकार केटलबी ने लिखा है कि जोलवरीन की स्थापना ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वस्तुतः जर्मनी की यह प्रथम कदम था जिससे व्यापारिक हितों की आधारशिला पर राष्ट्रीयता का भव्य महल खड़ा किया गया। अब प्रशा भी जर्मनी के संगठनों के कार्य संपन्न करने में सक्षम हो गया। 1848 की क्रांति का प्रभाव। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तथा वियना में मेटरनिख के पलायन की सूचना प्राप्त होते ही जर्मनी के विभिन्न रियासतों में विद्रोह उठ खड़े हुए तथा इन राज्यों में राष्ट्रीयता के समर्थकों ने निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में विद्रोहियों को सफलता मिली। अधिकांश जर्मन राज्यों में वैधानिक राजसत्ता स्थापित हो गई। उदार मंत्रिमंडल की नियुक्तियां हुई। वैधानिक शासन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को मान्यता प्राप्त हुई। प्रशा में विद्रोह के स्वरूप अधिक उग्र हुआ। प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को भी उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा, किंतु कुछ समय बाद फ्रेडरिक विलियम ने पुनः निरंकुशता की नीति अपना ली। 1848 के प्रारंभ में जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने जर्मनी को एक संघ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में हुआ। इस संसद में जर्मनी राज्यों के प्रतिनिधियों सम्मिलित हुए तथा जर्मन संघ का संविधान तैयार करने लगे। वस्तुतः यह राष्ट्रीय संसद जर्मन एकता का प्रतीक थी तथा जर्मन जनता को स्वप्न को साकार कर सकती थी, किंतु इस संसद के समक्ष अनेक कठिनाइयों का सामना एवं समस्याएं थी। संघ की रूपरेखा तथा उसके अधिकारों के विषय में विभिन्न राज्यों के मतभेद थे, अतः संविधान बनाने में काफी समय लग गया। इसी बीच जो समय बीतता गया, जर्मनी की क्रांति का प्रभाव कम होता गया। 1848 में ऑस्ट्रिया व प्रशा क्रांति को कुचलने में सफल हो गए। ऑस्ट्रिया
ने इस राष्ट्रीय संसद के कार्य को बाधाएं उत्पन्न करना प्रारंभ किया। फिर 1849 में राष्ट्रीय संसद ने संघ के संविधान तैयार कर लिया था। प्रशा के सम्राट को जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लिया गया, किंतु आल्बुमल्स नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियन सम्राट ने प्रशा के सम्राट से मुलाकात की और जर्मन संघ का राजमुकुट स्वीकार न करने की चेतावनी दी। फलस्वरूप 1849 में विलियम चतुर्थ को नवीन जर्मन संघ का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। इसके बाद संसद ने इस दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं कर सकी। इसके बाद प्रशा के मंत्री जोसेफ वॉन रेडोविस होनेवर और सक्सेनी के साथ मिलकर प्रशा के नेतृत्व में संघ बनाने की योजना तैयार की, किंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण यह योजना भी कार्यान्वित न हो सकी। इस प्रकार 1848 की क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न हुई, उसका दमन कर दिया गया है। यानी ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, अतः उसने उस क्रांति के और संविधान निर्माण करने के जो मार्ग थे उन सब में कठिनाइयां उत्पन्न कर दी और चेतावनी देकर इस क्रांति को कुचल दिया। जर्मनी में औद्योगिक विकास। 1834 में जोल्बरीन की स्थापना से जर्मनी व्यापार और उद्योगों का मार्ग खुल गया। 1850 से 60 के मध्य जर्मनी का तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ। इस प्रकार इस काल में प्रशा के रूर क्षेत्र में कोयला और लोहा मिल जाने से कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई। सूती कपड़े के उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बढ़ने से अनेक स्थानों पर सूती कपड़े मिल स्थापित हुए। रेलों का विस्तार हुआ। जर्मनी के प्रमुख नगरों को रेल मार्ग से जोड़ दिया गया। इस प्रकार 1860 तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी। इस औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप प्रशा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। इससे औद्योगिकरण का जर्मनी में राजनीतिक जीवन पर भी असर पड़ा। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नए पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे इस वर्ग ने जर्मनी की राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारंभ कर दिया। यह वर्ग बहुत ही प्रभावशाली था। जर्मन के पूंजीपति अपने आर्थिक हितों के कारण संयुक्त जर्मनी के समर्थक थे। पूंजीपति वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के बाद एकीकरण को एक नई गति प्राप्त हो गई। यानी औद्योगिक विकास जैसे जैसे उनका हुआ, उन्होंने एकीकरण के मार्ग में सरलता प्राप्त कर ली। जोल्बरीन के एक स्थापना से इतना प्रभाव पड़ा, यानी उन राज्यों ने आपस में सिर्फ एक चुंगी नहीं ली और इसको मेटरनिक समझ नहीं पाया, और जब तक वो समझा देर हो चुकी थी। इससे जर्मनी में औद्योगिक विकास हुआ। सूती कपड़ा मिल उद्योग लगे, उनके व्यापारिक आदान प्रदान हुआ, लोगों का आना जाना बढ़ा, रेल मार्ग खुल गए, नए राजमार्ग बन गए, लोगों में वैचारिक स्वतंत्रता ऑटोमेटिक आ गई। पूंजीपति पर वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने इस एकीकरण का मार्ग को और ज्यादा प्रशस्त किया। इन प्रयासों से 1860 तक आते आते जर्मनी को स्वाधीन कर उसे एकता के सूत्र में बांधने के प्रयासों ने जोर पकड़ लिया, किंतु प्रशा के सम्राट एवं मंत्री इतने साहसी नहीं थे। यानी प्रशा इतना साहसी नहीं था कि एकीकरण कर सके, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ा हो सके। 1861 में परिस्थितियां बदली। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गई, यानी प्रशा के जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई और उसका भाई विलियम प्रथम प्रशा का सम्राट बना और ये एकीकरण के मार्ग में तैयार हो गया। विलियम प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि जर्मनी के एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में ही हो सकता है। 1862 में उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया और एकीकरण में तीव्र गति प्रदान की। विलियम प्रथम प्रशा का अब जो नया राजा बना है वह है, उसका नाम विलियम प्रथम। ऑस्ट्रिया के राजकुमार तो था ही, राजा था ही। 1861 से 1888 तक वह शासक रहा। प्रशा का नया सम्राट विलियम प्रथम सैनिक गुणों से युक्त एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति था। वह दृढ़ विश्वास था कि प्रशा का भविष्य उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। यानी वह उसका मानना था कि प्रशा का अगर भविष्य है तो वो उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि वह उदारवाद का प्रबल शत्रु था, किंतु प्रशा के हितों में वह उदारवादियों का भी सहयोग करने को लिए तैयार हो गया। यानी उदारवाद का शत्रु था, किंतु उन्हें उसका भी सहयोग करना स्वीकार कर लिया। वॉन सिबेल के मतानुसार उसमें ऐसी अनोखी प्रतिभा थी कि वह तुरंत समझ लेता कि कौन सी चीज प्राप्य है, कौन सी चीज अप्राप्य है। यानी कोई व्यक्ति में इतने गुण होते हैं कि कौन सा समझौता हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, उसमें कौन सी चीज को प्राप्त की जा सकती है, कौन सी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसमें इस प्रकार की एक अभूतपूर्व शक्ति थी, प्रतिभा थी। उसके विचार एवं लक्ष्य स्पष्ट थे। उसने योग्य व्यक्तियों को परखने की भी शक्ति थी। अतः वह इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ में नहीं निकाल दिया जाता, जर्मनी का एकीकरण असंभव था। यानी उसका ये मानना था साफ साफ का जब तक जर्मन परिसंघ से ऑस्ट्रिया को नहीं निकाला जाएगा, जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पाएगा। और उसे निकालने का एकमात्र तरीका है उसे युद्ध में पराजित किया जाए। और उस युद्ध में पराजित करने की
के लिए प्रसा को सैनिक शक्ति पर प्रबल होनी चाहिए, यानी ऑस्ट्रिया को अगर हराना है तो उसके लिए सैनिक शक्ति बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए। इसलिए उसने प्रसा की सैनिक शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विलियम प्रथम ने प्रसा को सैन्य शक्ति को दुगना करने की योजना बनाई। उसकी योजना थी कि शांति काल में प्रसा की सेना 2 लाख, युद्ध काल में 4.5 लाख होनी चाहिए। उसके युद्ध मंत्री वान रोन तथा प्रधान सेनापति वॉन मॉल्टेक दोनों ने विलियम प्रथम की इस योजना का समर्थन किया। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी और उसके लिए प्रसा के निम्न सदन की स्वीकृति आवश्यक थी। निम्न सदन ने उदारवादियों का बहुमत था, जो सैनिक सुधारों की प्रतिक्रियावादी समझता था, यानी वो उदारवादी सैनिक शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते थे। संसद ने इस योजना को कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, किंतु युद्ध मंत्री वान रोन किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहता था। अतः संसद ने बजट पास करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सम्राट और संसद के बीच झगड़ा हो गया। 1862 में सम्राट ने संसद को भंग कर नए चुनाव करवाए, किंतु चुनाव में पुनः उदारवादियों को बहुमत मिला, यानी बात वहीं की वहीं आ गई। इसलिए सैनिक व्यय की स्वीकृति नहीं मिल सकी। सम्राट द्वारा नियुक्त अनुदार मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र दे दिया। ऐसे समय में वॉन रोन ने सम्राट को सलाह दी कि वह बिस्मार्क को अपना चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त करे, जो इस समय फ्रांस में प्रसा का राजदूत था, यानी फ्रांस की पूरी गणित समझ रहा था उस समय। इस समय बिस्मार्क ही ऐसा व्यक्ति था जो संसद के विरुद्ध सम्राट का साथ देने में योग्यता रखता था। अतः सम्राट ने तार देकर बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया। 1862 को सम्राट ने उसे चांसलर नियुक्त कर दिया। इस अवसर पर बिस्मार्क ने सम्राट को आश्वासन दिया, श्रीमान मैं आपके साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यानी संसद जो उदारवादी विचारों की पोषक थी, सैनिक खर्चों को बढ़ा नहीं रही थी, और उसने बिस्मार्क ने विलियम प्रथम को विश्वास दिलाया, श्रीमान मैं आपके साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद की इस कार्रवाई में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क का उदय, इतनी बड़ी बात कह दी और इतने बड़े व्यक्ति ने, और वह उसके व्यक्तित्व को चरितार्थ करती थी कि आपके साथ मर सकता हूं पर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिस्मार्क का उदय। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1851 को ब्रेडेनबर्ग के कुलीन परिवार में हुआ, यानी खानदानी रईस हुआ था। उसकी शिक्षा गर्टिजन बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी, किंतु उसने कोई प्रतिभा का परिचय नहीं दी, यानी पढ़ने लिखने में वो इतना अच्छा नहीं था। शिक्षा समाप्त करने के बाद प्रसा के न्याय विभाग में नौकरी कर ली, किंतु 1839 में उसने इस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अगले 8 वर्ष में उसने जागीर का प्रबंध करने, उसमें सुधार करने में व्यतीत किए। इस काल में कृषि संबंधी ज्ञान प्राप्त किया, विदेशों की यात्रा की, राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। इसी समय उसका संबंध टीकलॉफ नामक एक समिति से हो गया, जिसका संबंध बर्लिन के अनुदार दल से था। इस समय वह रूढ़िवादी और निरंकुश शासन के समर्थक बन गया। 1847 में उसने राजनीति में प्रवेश किया। उस वर्ष सम्राट ने उदारवादियों की मांग पर संयुक्त पर्शियन डाइट आमंत्रित की तथा बिस्मार्क उसका सदस्य निर्वाचित हुआ। इस सभा में उसने उदारवादी और क्रांति के विचारों का विरोध किया तथा प्रसा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इस अवधि में 1848 की क्रांति हुई। प्रसा के शासक ने फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा प्रस्तावित राजमुकुट को अस्वीकार कर दिया। जर्मनी संघ बनने का प्रयत्न किया, जो असफल रहा। इस काल में वह राष्ट्रीय असेंबली एवं संविधान सभा का भी सदस्य रहा। यहाँ उसने उदारवादियों एवं क्रांतिकारियों की कटु आलोचना की तथा निरंकुश शासन तंत्र का समर्थन किया। इस प्रकार 1851 तक बिस्मार्क राजतंत्र का कट्टर समर्थक था और लोकतंत्र का शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था, यानी राजतंत्र का समर्थक था और लोकतंत्र का कटु शत्रु था। 1851 में प्रसा के सम्राट ने बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रसा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। वह 8 वर्षों तक प्रसा का प्रतिनिधित्व करता रहा। यहाँ पर से उसके संबंध विचारों में परिवर्तन है, यानी उसके जो विचार थे उनमें परिवर्तन आया। पहले वह ऑस्ट्रिया के सहयोग पर क्रांति का दमन करने का समर्थक था, किंतु अब उसे ज्ञात हुआ कि ऑस्ट्रिया व प्रसा का सहयोग संभव नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रसा को बराबरी का स्थान देने को तैयार ही नहीं था। ऑस्ट्रिया जर्मनी को छोटी छोटी रियासतों को अपना पक्ष में कर जर्मन संघ अथवा अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता। उसने फ्रैंकफर्ट की सभा में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम करने का संभव प्रयत्न किया। 1859 में बिस्मार्क को राजदूत बनाकर रूस भेजा गया। रूस में उसने जार अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित कर ली। क्रीमिया के युद्ध के समय प्रसा में रूस के
विरुद्ध युद्ध घोषित करने की मांग की गई, किंतु बिस्मार्क के कारण यह देश तटस्थ रहा। या जिस समय क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस और टर्की के बीच में, तो उस समय इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की की मदद की, और उसमें सार्डिनिया ने भी, केवूर ने भी अपनी 12,000 सैनिक भेजे। रूस जर्मनी प्रशा का मित्र था, किंतु प्रशा इस युद्ध में तटस्थ रहा, जो रूस को पसंद आया कि ये किसी और से युद्ध नहीं लड़ रहा है। यानी इस युद्ध के दोहरे मायने थे। एक मायना फायदा हुआ कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए वह तटस्थ रहा, दूसरा इटली का एकीकरण करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सार्डिनिया ने भी अपने 12,000 सैनिक भेजे। तो इस युद्ध से जो तटस्थ रहा उसको भी फायदा हुआ, और जो इस युद्ध में लड़ा उसको भी फायदा हुआ, क्योंकि जब आगे सम्मेलन हुए तो सार्डिनिया को भी बुलाया गया। ऑस्ट्रिया ने कितने प्रतिरोध किया, किंतु उसको भी बुलाया गया। तो एक क्रीमिया के युद्ध से इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, एक तटस्थ रहा और एक उसमें सम्मिलित रहा। क्रीमिया के समय प्रशा में रूस के विरुद्ध युद्ध में घोषित करने की मांग की, किंतु बिस्मार्क के कारण प्रशा तटस्थ रहा। इस कारण भविष्य में प्रशा और रूस की मित्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1862 में बिस्मार्क को फ्रांस में राजदूत बनाया। फ्रांस में उसे नेपोलियन तृतीय एवं उसके मंत्रियों से मिलने एवं उनकी नीतियों को समझने का अवसर मिला, जो आगे चलकर इसके लिए सहायक सिद्ध हुआ। फ्रांस अवसर मिला, इसी बीच वह लंदन भी गया, जहां पामस्टर्न और डिज़रेली से मिला। 1862 में प्रशा के सम्राट ने उसे तार भेजकर बर्लिन बुलाया और 1862 को उसे चांसलर नियुक्त किया। ये बिस्मार्क की जो प्रमुख बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वह रूस गया, रूस की नीतियों को देखा, उनको मित्र बनाया। फ्रांस गया, फ्रांस में नेपोलियन तृतीय और उसके मंत्रियों को समझा, परखा। अब फ्रांस से तो युद्ध होना ही था। इंग्लैंड गया, पामस्टर्न और डिज़रेली की जो मंत्री है उनसे मिला, उनके विचारों को समझा, उनकी नीतियों को समझा, जो आगे चलकर प्रशा के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। बिस्मार्क की लौह रक्त की नीति। बिस्मार्क प्रशा की सैन्य शक्ति के आधार पर प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। चांसलर बनने के बाद वह उसका एकमात्र लक्ष्य ऑस्ट्रिया को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को निष्कंटक बनाना था। इसलिए उसने प्रशा की सैन्य शक्ति के पुनर्गठन का कार्य जारी रखा। इस कार्य के संबंध में सम्राट विलियम प्रथम और संसद के मध्य झगड़ा छिड़ गया। बिस्मार्क ने संसद के विरोधी पक्ष का समझौता करने का प्रयास किया, किंतु संसद अपनी जिद पर अड़ी रही। बजट संबंधी एक समिति में 1862 को उसने उदारवादियों के सिद्धांतों का खंडन करते हुए उसकी नीति को इस प्रकार स्पष्ट किया। कैसे किया, सुनिए। जर्मन का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं है, वरन उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। प्रशा को अनुकूल अवसर आने तक अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना है। हम पहले कई बार इस प्रकार के अवसर खो चुके हैं। हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और प्रस्तावों, बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं, बल्कि लौह और रक्त की नीति के द्वारा सुलझ सकती है। यानी हम अपने इतने अवसर मिले हैं, हम अपने जो बातचीत से कोई समस्या नहीं सुलझ सकती, अतः हमारे को रक्त और लोहे की नीति अपनानी चाहिए, जिससे कि आगे हमारा एकीकरण हो, और हमें अवसर मिला है तो उसको हम भुनाना चाहिए। बिस्मार्क की इस नीति संबंधी स्पष्टीकरण का अर्थ यह था कि प्रशा के भविष्य का निर्माण सेना द्वारा होगा, न कि संसद द्वारा। जर्मन राज्य भाषणों अथवा बहुमत के प्रस्तावों पर खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि तलवार के प्रयोग कर रक्त की दृढ़ता नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है। उस समय उदारवादियों ने, उसके विरोधियों ने बिस्मार्क की इस नीति की कटु आलोचना की, क्योंकि वो उदारवादी थे, तो इस नीति की उन्होंने कटु आलोचना की। किंतु बिस्मार्क जानता था कि यदि उसकी जर्मनी एकीकरण की नीति सफल हो गई तो जर्मन जनता उसका अनुदारता को भूल जाएगी। यानी यह नीति अगर भूल गई तो उसकी अनुदारता को भूल जाएगी और कहेगी नहीं, इसने काम अच्छा किया। और वही हुआ, क्योंकि एक महान आदमी की महान सोच और महान विचारों का परिणाम था जर्मनी का एकीकरण। अब बिस्मार्क और संसद के बीच भी लड़ाई ठन गई। निम्न सदन में बजट स्वीकार करना बहुत कठिन कार्य था। बिस्मार्क ने इसका रास्ता खोज निकाला। उसने निम्न सदन की अवहेलना करके उच्च सदन में बजट पास करवा लिया तथा सैनिक सुधारों के लिए आवश्यक बजट धनराशि प्राप्त कर ली। यानी निम्न वाले पास नहीं कर रहे तो उच्च वाले पास करवाकर बजट का पैसा ले लिया। 1862 से 66 तक इसी प्रकार उच्च सदन में बजट पास करवाता रहा। यद्यपि बिस्मार्क का यह कार्य असंवैधानिक था, यानी संविधान के विपरीत था, किंतु राष्ट्र हितों को सर्वोपरि मानते हुए विधान की कोई परवाह नहीं की। 1863 में उसने कहा, प्रशा के राजतंत्र का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
इसलिए वह अभी संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत एक खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं है। यानी बिस्मार्क साहब कहा कि मैं खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं हूँ और जब तक कोशिश करूंगा कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए, और अभी होने वाला है। बिस्मार्क अपने आप को केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी समझता था, यद्यपि स्वयं सम्राट भी कभी कभी उसकी स्वेच्छाकारी नीति से घबरा उठता था। बिस्मार्क के ऐसे कारनामे थे कि राष्ट्रपति जो उसका राजा था वो भी डरता था विलियम प्रथम कि ये क्या कर रहा है, किंतु बिस्मार्क उसको समझकर अपनी कार्रवाई पर स्वीकृति प्राप्त कर लेता। यानी राजा को बिस्मार्क समझा देता कि मैं ऐसा करूंगा, और राजा मान भी जाता था। यद्यपि बिस्मार्क को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु वह बड़े ही धैर्य, साहस, लगन के साथ आगे बढ़ता गया। उसने प्रशासकों की सेना का पुनर्गठन कर उसे यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सेना बना दिया। उसके पश्चात अपनी कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को निर्बल बनाने का प्रयास किया। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिस्मार्क के अनुकूल थी। क्रीमिया के युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया व रूस के संबंध बिगड़ चुके थे। 1859 में इटली के युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया और फ्रांस के संबंध भी बिगड़ चुके थे। इंग्लैंड इस समय यूरोपीय मामलों में अधिक रुचि नहीं ले रहा था, अतः ऑस्ट्रिया को किसी महान शक्ति की सहायता नहीं मिल सकती थी, और इसी अवसर की तलाश में बिस्मार्क था। बिस्मार्क द्वारा विदेशों से मित्रता, अब यानी विदेशी जो शक्तियां हैं उनसे वह मित्रता करना चाहता था। अब ये जो बिस्मार्क द्वारा विदेशों से जो मित्रता की गई, इनका अध्ययन हम अगली वाली क्लास में करेंगे। किंतु एक बात बच्चों में बताना भूल गया, ये BA BEd पार्ट 3rd ईयर है। क्लियर? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ये BA BEd 4th नहीं है, ये 3rd है। तो आप इसको जो ऐड करें और देख लें कि ये BA BEd 3rd ईयर की क्लास है और 3rd ईयर के बच्चों के लिए पढ़ाया गया है। गलती से मैंने लिख दिया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये BA BEd 3rd ईयर की क्लास है, और आप इसको BA BEd के 3rd ईयर के सिलेबस में आपको ये विश्व के इतिहास में अमूमन देखने को मिल जाएगी। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद। परंतु बच्चों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आपको जो मैंने पढ़ाया है जर्मनी का एकीकरण, वो अक्सर को एग्जाम में आता है और बड़े क्वेश्चन के बनकर रूप में आता है। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें ताकि आपको ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। धन्यवाद। जय हिंद।